बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप देख रहे हैं ZDK वॉइस ऑफ पीस। इस वक्त मेरी ये खुशकिस्मती है कि जनाब हस्बे रवायत भी और हस्बे मामूल भी जब भी नसरुल्लाह चौधरी साहब डेनमार्क तशरीफ़ लाते हैं तो ये जनाब मुझे एजाज़ हासिल होता है कि इनके साथ रफ़ाकत बहुत ज़्यादा होती है, गपशप होती है, दोस्तों को भी मिलते हैं। तो इस वक्त भी हमारे साथ ये मौजूद हैं। तो एक तो इनसे पूछें कि ये यूरोप का या डेनमार्क का दौरा ये आपका कैसा हो रहा है और इसके बाद फिर आपके क्या ख्याल आता है इस दौरे के हवाले से, और इसके साथ साथ एक जो हादसा हुआ है पिछले दिनों उस हवाले से भी कुछ बात करते हैं। तो आप देखते हो सुनते रहिए। जी तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा मैंने ये कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती होती है कि जब भी आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो हमारा बड़ा अच्छा रफ़ाकत रहती है और दोस्तों से भी मिलते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा आपका ये दौरा रहा है, खासतौर पर स्कैंडिनेवियन का, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। जी शेख साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ईद का ये मौका था और मैंने खुशी तौर पर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन में रहती है, और ख़ास तौर पे उन दोस्तों से जो कि बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हो सकी थी, उनसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। और यहाँ आके जब नमाज़ ईद अदा की है तो खुशी हुई है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत बड़े तादाद में लोग वहाँ नमाज के लिए मौजूद थे। और उसके अलावा यहाँ डेनमार्क में दोस्तों से मुलाकात हुई है, नेक्स्ट अभी नॉर्वे में दोस्तों से मुलाकात होगी। और बड़ा अच्छा और भरपूर मैं समझता हूँ कि मेरा ये ट्रिप रहा है। और जहाँ तक आपने दूसरे स्थान की बात की तो शेख साहब कोई शक नहीं कि ये हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक अलमिया है कि वो हमारे भाई जो हसूल रिज़्क़ के लिए वहाँ से निकलते हैं, अगरचे वो इलीगल तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि जब इंसानी जानों का ज़िया होता है और पाकिस्तानी कम्युनिटी में शोक का एक मातम का समा पैदा हो जाता है तो बड़ा अफसोस होता है कि वो नौजवान जो शेख साहब हमारे कल का मुस्तकबिल हैं वो इस तरह पानी में डूब रहे हैं। और किन की बड़ों की गलतियों की वजह से हो रहा है। मैं समझता हूँ उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, और अगर ये बाहर आना ही चाहते हैं तो लीगल तरीके से आएँ, एजुकेशन के जरिए आएँ या हुकूमत के साथ। दूसरा ये आप बताएं कि जैसा आपने कहा कि ये अरसा से या इसकी बड़ी लंबी तारीख है कि लोग इस गैर कानूनी तरीके से बाहर आते हैं, और हुकूमतें भी खासतौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो क्यों नहीं इसको अच्छे तरीके से हैंडल करती, ताकि जो लोग इस तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं एजेंटों के ज़रिए उनका कलाकमा किया जाए। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या आपके पास कोई तजवीज़ है? शेख साहब, मैं समझता हूँ कि जो बच्चे होते हैं, नौजवान ज़हन होता है, वो इतना पायदार नहीं होता, तो वो तो रंगीनी की तरफ मायल होते हैं। लेकिन असल फ़र्क जो हमारी गवर्नमेंट का है कि वो इसको अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करे, और ख़ास तौर पे हमारे जो अदारे हैं उनका मजबूत ना होना, उनमें करप्शन का होना, एजेंट माफिया का बहुत ज़्यादा होना। इंसानी स्मगलिंग को फ़रोग़ इस वक्त मिलता है जब उन एजेंटों को, जो लोग ये काम कर रहे हैं इसमें मुलव्वस है, उनको प्रॉपर सज़ा ना मिले। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको प्रॉपर सज़ा मिले अदालतों से, उनको उनकी जितना उन्होंने जुर्म किया हुआ है, कितनी जानें, कितने नौजवान बहनों के भाई, माओ के बेटे जुदा हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा, बड़ी तेज़ी से जारी है। और गवर्नमेंट का बिल्कुल इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। वो समझते हैं ठीक है जाते हैं तो जाएं वक्ती तौर पे तो, लेकिन ये है कि वो FIA को शुरू में कहते हैं कि छापे मारते हैं, 4 दिन होते हैं, फिर बाद में वो भी मुकम्मल कर लेते हैं और फिर वो बात वहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि एक तो जान का ज़िया हो गया उस फैमिली के मेंबर का, और दूसरा इतने ज़्यादा पैसे 20 से 25 से 30 लाख रुपए तक ये एजेंटों को देते हैं, और इतनी ज़्यादा अच्छी काफ़ी ये रकम है पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि अगर थोड़ा सा ये हमारे ये नौजवान, ये नहीं कि अभी हम बाहर हैं तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी रकम से पाकिस्तान में अगर कोई वो करना चाहे बिजनेस छोटा मोटा, तो मैं समझता हूँ इससे भी उनका गुजारा तो हो सकता है। बिल्कुल शेख साहब, मैं समझता हूँ कि खास तौर पे जो 35-40 लाख रुपए दे के आता है और वो डूबने के लिए आता है और अपनी जान को खतरे में डाल के आता है, अगर वहाँ छोटा सा वो ढाबा भी लगा ले ना, यहाँ भी हम काम करते हैं, यहाँ बड़ी मुशक्कत की ज़िंदगी है, कोई आसान ज़िंदगी नहीं है, बल्कि मौसम की शिद्दत है, इसके बावजूद पाकिस्तानियों को आफरीन है कोई ये काम करते हैं। अगर वो वहाँ भी काम कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी शेख साहब जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जिस तरह इंडिया वाले एक प्रॉपर तरीके से आते हैं और एजुकेशन के लिए आते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उनकी मदद करती है,
और अगर एक बंदा अप्लाई करता है एजुकेशन के लिए, उसके स्पोज जो उसके बच्चे हैं और वाइफ, वो भी आ सकती है जब तक वो यहाँ रहता है। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि वहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, अदारा हो जो इनको गाइड करे और आईटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे, कि लोगों को पता चले कि किस तरह अपना ऑनलाइन हमने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर ये काम हो तो मैं समझता हूँ इससे बचा जा सकता है। और दूसरा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में आप अगर किसी मुल्क में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनेट पे काफ़ी सारी मालूमात पड़ी होती हैं, और आप एक कानूनी तरीके से अगर उनको सर्च करें, इंफॉर्मेशन लें, तो काफ़ी हद तक आपको मदद भी मिल सकती है और इस तरह से आप इस तरह के एजेंटों से भी बच सकते हैं। तो कोशिश किया करें, गूगल करें, किसी भी मुल्क में अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे स्टडी पेज पे या वहाँ रहने के लिए, काम करने के लिए, तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त इंटरनेट पे पड़ी होती हैं तमाम ममालिक की। तो उसको आप सर्च करें और साथ किसी की मदद भी हासिल करें। तो ये मैं समझता हूँ इतना मुश्किल तरीका नहीं है, ख़ासतौर पे यूरोप ममालिक में। इस वक्त यूरोपियन ममालिक में, ख़ासतौर पे स्कैंडिनेवियन में काफ़ी लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोग इस दुनिया से कूच कर चुके हैं और इनको अब अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत भी है। तो जो सब अभी आप डेनमार्क में और इसके बाद आप नॉर्वे जाएंगे, तो वहाँ आपकी क्या एक्टिविटी थी? माशाल्लाह आपकी फैमिली भी इधर है, डेनमार्क में भी, स्वीडन में भी, नॉर्वे में भी। असल में शेख साहब, नॉर्वे का आपको पता है कि नॉर्वे बड़ी तकरीबात होती है, हमारी बहुत सी पाकिस्तान कम्युनिटी होती है और मेरे वहाँ भाई भी हैं, और इंशाल्लाह ईद की खुशियों को मज़ीद दबाला करने के लिए उनके साथ भी कंपनी होगी, दोस्तों के साथ मीटिंग होगी, और एक 3-4 दिन का जो भरपूर ट्रिप है वहाँ एंजॉय होगा। और सबसे अच्छी बात और खुशकिस्मती ये है कि मौसम बड़ा परफेक्ट है। अच्छा। बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ सर्दी नहीं है जो कि आमतौर पर नॉर्वे में होती है, और यहाँ का मौसम बड़ा प्लेजेंट है, और मैं समझता हूँ बड़ा एंजॉय किया है हम आपके साथ, दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह वो जो नॉर्वे का टूर है वो भी इस तरह। चले आखिर में थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान ले जाना चाहता हूँ, और पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल जो बनी हुई है, इस हवाले से अगर कुछ आप मुझसे फरमाना चाहें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसमें कुछ वो एक बंदा जिम्मेदार नहीं, सब मजमूई तौर पर हैं, और इसको हल भी हमें मिलकर हल करना चाहिए। और वाकई ये एक बदकिस्मती ये है कि इस तरह के हालात से ना सिर्फ पाकिस्तान में हमारा मोराल डाउन होता है और पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमें सबको अब मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए। फौज भी हमारी है, सिविलियन भी हमारे हैं, जो पॉलिटिशियन है वो भी हमारे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी है। तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसका कुछ हल निकालना चाहिए, ताकि हम भी फख्र से बैरूनी दुनिया में रह सकें। अच्छा, आखिर में अपने दोस्तों के, खास तौर पे करीबी दोस्तों के हवाले से अगर आप कुछ। जी, हमारे दोस्त जो हैं, जो कि हमारी असल जो ताकत है और सासा है, वो है हमारे स्पेन से रफ़ इकबाल हसन, और नॉर्वे से चौधरी सजाद रसूल हैं, जर्मनी से राजा जायद हैं, और शेख साहब यहाँ तो आपकी कम्युनिटी है, शेख साहब आप स्वीडन से नई मुजाहिद जो हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं और ख़ुद भी बड़े बासलाहियत नौजवान हैं। और पाकिस्तान से सही साहब हैं, रज़ाक अंसारी साहब हैं, और ऐसे बहुत से हमारे दोस्त राजा रियाज साहब हैं, और उसके बाद राजा जायद साहब जो कि इंग्लैंड में होते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में हैं। तो नाज़रीन, दोस्त जो होते हैं ना, वो वाकई बड़े अच्छा एक असासा होते हैं दोस्तों के लिए, क्योंकि दोस्तों के साथ बहुत कुछ बंदा शेयर कर सकता है जो कि अपनी फैमिली के साथ नहीं कर सकता। और शेख साहब जिस तरह कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, दोस्त भी रूह की ग़िज़ा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिस तरह हमारा सिलसिला चल रहा है, रोज़ाना रात को या दूसरे तीसरे दिन हमारी बैठक होती है, तो इंशाल्लाह एक आइंदा आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जो सब उस हवाले से बताएं। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। हम एक दोस्त है खालिद साहब हैं, आपके उनका भी नाम लेना जरूरी है, और जो हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो करंट इशू होंगे उन पे हम करेंगे प्रोग्राम, और उन हालात हादरा पे और उनके अच्छे और बैड और गुड एस्पेक्ट पे बात करेंगे। और वो तमाम का मकसद ये होगा कि हम इस्लाही वाले से करें, लोगों को अवेयरनेस भी हो और लोगों को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तानी हालात के बारे में अक्सर जब वो डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें दो ज़हन होते हैं, एक पार्टी का है, दूसरा दूसरी पार्टी का होता है। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि दोनों की सलाह करें और दोनों को बेहतर अंदाज, क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान से मुखलस है, कोई मैं समझता ऐसा बंदा नहीं जो पाकिस्तान की बेहतरी ना चाहता हो। और उसमें सबसे जो अहम किरदार अदा करते हैं वर्सेस पाकिस्तानी, इनकी हमने आवाज़ बनना है और इनके मसाइल को वहाँ पहुँचाना है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरह माइल करना है कि कम से कम इनका ख़ास तौर पर इनको वो जो इनका असल मकाम बनता है वो दें।
ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आखिर में मुख्तसरन ये मैं बताता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम होगा, ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट के हवाले से भी, और उसमें लाइव आपको एंटरटेन भी किया जाएगा, उसमें मेरी भी शिरकत होगी और हमारे दोस्तों की भी। तो आप हमारे प्रोग्राम के साथ साथ रहिएगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच रहिएगा, सुनते और देखते रहिए। ज़ेड के वॉइस ऑफ पीस, ज़फर शेख और नसरुल्लाह चौधरी, डेनमार्क। Thank you so much.